हेलो दोस्तों, तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो हमारा 30 अप्रैल का इनसाइट करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स 2021 के। ठीक है, तो पहला टॉपिक देखिए। तो पहला टॉपिक हमारा जीएस पेपर 2 से है। भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारियां पूर्ववत रहेंगी। केंद्र सरकार मतलब केंद्र सरकार ने क्या किया, जो एलजी है यहाँ के सारी शक्तियाँ मैक्सिमम उनको दे दी है। ठीक है, 3 चीज़ों को छोड़कर, शिक्षा, भूमि और जो पुलिस की है, इन तीनों को छोड़कर बाकी जितनी भी शक्तियाँ हैं वो जो उपराज्यपाल है उनको दे दी है। ठीक है, तो हाल ही में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 2021 है और जो स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्वाचित सरकार की संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारियों में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या है, GNCTD, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो जो ये अधिनियम है GNCTD, इसने क्या किया है, जो वहाँ दिल्ली के उपराज्यपाल है उनको अधिक शक्तियाँ प्रदान कर दी है। ठीक है, तो संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है कि इसे राजधानी जो दिल्ली है उसकी ज़रूरतों के अधिक प्रासंगिक बनाना, ज़रूरतों के लिए मतलब अधिक प्रासंगिक बनेगा। निर्वाचित सरकार और जो उपराज्यपाल है उसके उत्तरदायित्वों को परिभाषित करेगा और जो विधायिका और कार्यपालिका है इनके बीच में क्या करेगा, सौहार्दपूर्ण एक संबंध स्थापित करेगा। ठीक है, ये जो संशोधन किया गया इस ये उसके बाद अगर प्रमुख प्रावधान की बात करें, संशोधन में क्या किया गया है, तो जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है उसमें सरकार का तात्पर्य मतलब उपराज्यपाल होगा अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, यह कानून जिन मामलों पर दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, उन मामलों पर उपराज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां भी प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसके तहत जो मंत्रिपरिषद है, दिल्ली मंत्रिमंडल, उसके द्वारा लिए गए किसी निर्णय को, अगर कोई निर्णय ले रहा है तो उसको पहले उपराज्यपाल को अनिवार्य रूप से अपनी राय प्रदान करने के लिए अवसर देना सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, संबंधित चिंताएं क्या है इसमें कि जो राजधानी नगर है उसको प्रशासित करने के संदर्भ में इस अधिनियम के तहत जो मुख्यमंत्री है उसकी तुलना में उपराज्यपाल को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं। विशेषज्ञ द्वारा इस पर अलग अलग राय, मतलब कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये वर्तमान चुनौती के लिए बिल्कुल सही कदम है। कुछ कह रहे हैं कि ये जो है एक ही झटके में निर्वाचित जो जनप्रतिनिधित्व है, मतलब हमने जैसे चुना है यहाँ दिल्ली सरकार को, आम आदमी पार्टी को, तो उसको शक्तिहीन कर देगा। मतलब जनप्रतिनिधियों की एक तरह से अवहेलना हुई और एक गैर निर्वाचित केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के मध्य टकराव का कारण बनने की संभावना हो सकती है। दिल्ली की प्रशासन पद्धति देखें अगर, तो इसमें जो अधिनियम है 1991 में, संविधान अधिनियम 1991, इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया था। इसके तहत विधायिका सहित केंद्र सरकार प्रदेश दिल्ली का गठन भी किया गया था। ठीक है, मौजूदा अधिनियम के अनुसार जो दिल्ली विधानसभा है उसको सिर्फ लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, जो मतलब अभी विधानसभा के हाथ में क्या है, ये 3 चीज़ें हैं बस, मतलब ये 3 चीज़ें नहीं हैं। इनको छोड़कर सभी मामलों में जो है कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है विधानसभा को वहाँ की। ठीक है, तो अगला टॉपिक भी करेंट विद्रोह, भारत और इसके जो पड़ोसी संबंध है उसके बारे में है, जीएस पेपर 2 से। तो म्यांमार में क्या हुआ, 1 फरवरी को तख्ता पलट हुआ है। ठीक है, उसके पश्चात वहाँ के जो जातीय अल्पसंख्यक थे उन्होंने करेंट विद्रोह द्वारा म्यांमार सेना की जो चौकियाँ थी उन पर हमले किए, जिसके बाद जो म्यांमार सेना है उसने थाई सीमा के नज़दीक स्थित एक गांव और सीमांत बस्ती पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ठीक है, मतलब इधर म्यांमार है, ये इसके बराबर में थाईलैंड है। ठीक है, करेंट नेशनल यूनिवर्सिटी जो यूनियन सॉरी उस वो म्यांमार का सबसे पुराना विद्रोही समूह है। इसने कहा था कि जो लड़ाको है उसके लड़ाको है वो साल्विन नदी के जो पश्चिमी तट है उस पर सेना के कैंप पर कब्जा कर लिया है उन्होंने। ये है कौन, KNU? तो ये एक प्रमुख राजनीतिक संगठन है जो थाईलैंड की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अथवा जो कायिन राज्य में बसने वाले जातीय अल्पसंख्यक करेन समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लक्ष्य क्या है इनका, जिन राज्यों में करेन समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं उसमें आत्मनिर्णय का अधिकार हासिल करना। करेन समुदाय के लोगों की आबादी जो है 6 मिलियन के करीब है, जो मोटे मोटे तौर पर बेल्जियम की जो आबादी है उसके बराबर है। करेन संघर्ष का अगर इतिहास देखें हम, तो तत्कालीन बर्मा की आज़ादी के बाद की जो राजनीतिक प्रक्रिया उसमें करेन समुदाय हाशिए पर चला गया था, मतलब कम, इनकी जनसंख्या काफ़ी कम हो गई थी। 1949 में करेन नेशनल यूनियन द्वारा एक विद्रोह शुरू किया गया जो लगभग 70 वर्षों तक क्या रहा, जारी रहा। म्यांमार के राज्य और सेना में जो बहुसंख्यक बामर समुदाय है उनका वर्चस्व भी इनका एक जो है प्रमुख शिकायत में से एक है।
ठीक है, ये मतलब इनके अपोजिशन में होंगे बामर समुदाय। इस संघर्ष को विश्व में सबसे लंबे समय तक जारी रहने वाले गृहयुद्धों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अलावा करेन राष्ट्रवादी वर्ष 1949 से जो कावथोली नामक एक स्वतंत्र राज्य है, कावथोली, ठीक है, इसकी स्थापना के लिए मतलब क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो करेन जो प्रजाति रहती है, यहाँ पे ये थाईलैंड हो जाएगा, इधर इधर म्यांमार है ही, ठीक है। जीएस पेपर 3 से अगला टॉपिक है नेट ज़ीरो उत्पादक मंच, जिसमें जो मतलब 5 देश हैं, नॉर्वे, कनाडा, सऊदी अरब, अमेरिका और कतर, इन्होंने सम्मिलित रूप से इसे स्टार्ट किया है सहकारी मंच पे। यह मंच क्या करेगा, ज़ीरो उत्सर्जन हेतु व्यावहारिक रणनीतियों का विकास करेगा। मतलब जैसे जो वो होते ना ओजोन में जो छेद करने वाली जितनी भी गैसेज हैं, ठीक है, उनको कम से कम जैसे CO2 है उसका उत्सर्जन कम करेगा, कार्बन को एब्जॉर्ब करेगा। तो नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर फॉरम मीथेन के न्यूनीकरण, मीथेन क्या है, CH4 एक ज्वलनशील गैस है, ठीक है। इसका सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी दृष्टिकोण, मतलब जो कार्बन है उसको कम करेगा, उसको बढ़ावा देने, स्वच्छ ऊर्जा कार्बन कैप्चर करेगा, कैप्चर मतलब पकड़ लेना, भंडारण करना उसका हेतु, जो हमारी प्रौद्योगिकी का विकास, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करेगा और इन्हें लागू करने हाइड्रोकार्बन राजस्व पर निर्भरता में परिवर्तन तथा हर देश की जो राष्ट्रीय परिस्थिति है उसके हिसाब से अन्य उपायों को शामिल करने वाली रणनीतियों और तकनीकों पर विचार करेगा। ये है क्या नेट ज़ीरो। नेट ज़ीरो जिसे कार्बन तटस्थता, मतलब कार्बन को न्यूट्रल कर देना, ये भी कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई देश अपने सकल उत्सर्जन को ज़ीरो तक ले जाएगा, बल्कि नेट ज़ीरो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी देश के जो उत्सर्जन है उसको वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसेज़ का जो अवशोषण होगा, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज़ हमारी जैसे CO2 भी, CH4 भी, ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज़ है, इनको अवशोषित करेगा और निराकरण के द्वारा क्षतिपूर्ति किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है। उत्सर्जन के अवशोषण में वृद्धि करने हेतु अधिक संख्या में जो है कार्बन सिंक जो मतलब कार्बन को एब्जॉर्ब कर ले, पृथ्वी पे ही बाहर जाने नहीं दे, जैसे कि जंगल हो गया है ना, पेड़ वगैरह कार्बन CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, तैयार किए जा सकते हैं। जबकि वायुमंडल से गैसों का निराकरण करने अथवा निष्कासित करने के लिए कार्बन कैप्चर और भंडारण जैसी, मतलब कार्बन को कैप्चर करके और भंडारित करके, करंट अफेयर में हमने पढ़ा था ना कि वो इकट्ठा करके उसको और अलग जगह ले जाया जाता है, फिर उन्हें अत्याधुनिक तकनीक का आवश्यक होता है, ठीक है। करंट अफेयर में मतलब जो हमने फरवरी की पढ़ी थी उसमें आया था ये, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य है प्रीलिम्स के लिए, तियाने मॉड्यूल, तो ये चाइना का जो है सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है, पहला मॉड्यूल है चाइना का। यह कोर मॉड्यूल वर्तमान में चीन द्वारा विकसित सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है, जिसे लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया गया था। यह 2 वर्षों से में अपनी निजी अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करने की दिशा में चीन के प्रयासों का पहला चरण है, ठीक है। तियाने जो मॉड्यूल है तियांगांग स्पेस स्टेशन के प्रबंधन और मतलब उसका मैनेजमेंट और उसको कंट्रोल करने के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ये देखिए इसका फिगर दे रखा है, ये स्पेस स्टेशन है, मतलब यहाँ पे काफ़ी बड़ा होता है ये। जैसे आपने ग्रेविटी मूवी देखी हो तो जो रॉकेट वगैरह भेजते हैं पृथ्वी से, मानव रहित या मानव युक्त, तो वो यहाँ पे जाके और कुछ टाइम तक के लिए मतलब यहाँ पे रुकते हैं, अपना जैसे फ्यूल वगैरह लेना हो या कुछ भी करना हो, तो इस टाइप से ये काफ़ी बड़ा होता है। ये देखिए ये इसका फिगर है। तो विश्व का सबसे प्राचीनतम पानी जो कि कनाडा में मिला है, ठीक है, जिससे जीवन की शुरुआत हुई, तो ये किसने ढूंढा है, वहाँ 2019 में टोरंटो विश्वविद्यालय के एक जो भूविज्ञानी पृथ्वी विज्ञान प्रोफेसर डॉक्टर बारम्बा शेडवुड लोलर, इनको दुनिया की सबसे पुरानी पानी की खोज करने के लिए $1 मिलियन का गेरहार्ड हसबर्ग कनाडा गोल्ड मेडल फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग इस शीर्ष का एक विज्ञान पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। यह पानी कनाडा की जो किड क्रिक माइन है उससे 4 किलोमीटर गहराई पर पाया गया है। ये इसकी फ़ोटो दे रखी है नीचे। यह पानी अत्यधिक खारा है और समुद्री जल से 10 गुना खारा है ये, ठीक है। ये इसकी फ़ोटो दी है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट वाटर फाउंड इन कनाडा। MACA 1407, ये मतलब भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित है कि एक जो कि हाइब्रिड है, 2 फसलों को मिला के बनाया गया इसे। सोयाबीन की एक अत्यधिक उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म है, ठीक है। यह नई विकसित किस्म असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर राज्यों में खेती के लिए क्या है, उपयुक्त है। नई किस्म को जो है MACS अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। MACS 1407 को पारंपरिक क्रॉस ब्रीडिंग, मतलब 2 फसलों को मिला के बनाना, उस तकनीक का उपयोग करके इसको विकसित किया गया है। इसका मोटा तना होता है, ठीक है, ज़मीन से ऊपर 7 सेंटीमीटर फली आती है और फली जो है बिखरने का प्रतिरोध होता है, मतलब एकदम से जैसे आई और बिखर गई ऐसा नहीं होता। यांत्रिक कटाई के लिए भी ये उपयुक्त बनाया है। यह पूर्वोत्तर भारत की वर्षा आधारित परिस्थितियों के लिए
उपयुक्त है। ये देखिए, ये इसकी फ़ोटो है, MACS 1407। उसके बाद ब्रिटेन स्वचालक वाहनों के उपयुक्त नियम निर्धारण करने वाला पहला देश बना, जो मतलब बिना किसी ड्राइवर के कोई व्हीकल चलाता है ना स्वचालित, तो उस टाइप से पहला देश बन गया ये। इसने सरकार द्वारा जो ऑटोमेटिक लेन कीपिंग सिस्टम है उसको शुरू किया जाएगा, जिससे कारों को एक लेन में रखने के लिए सेंसर और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा, जिससे स्वचालक जो कारें होंगी ड्राइवर के निर्देश के बगैर गति तेज़ कर सकती हैं और ब्रेक लगा सकती हैं। ठीक है, बिना ड्राइवर के भी गति तेज़ होगी और ब्रेक लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 60 किलोमीटर पर आवर से चलेंगी और उन्हें चालक इनपुट के बिना तेज़ी और ब्रेक लगाने की अनुमति मिलती है। ठीक है, तो बस इतना ही है अभी के लिए। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और उसके अलावा आपका दिन शुभ हो।